Welcome back to my channel and thank you for clicking to understand the paper pattern of ISC English language. ISC English language का जो पेपर पैटर्न है ना वही सिलेबस है. सिलेबस कोई अलग से नहीं होता है. ओके तो जो पेपर पैटर्न है वही आपका सिलेबस है. तो बच्चा चाहे आप 11th में हो 12th में हो, दोनों ही बुक्स में जो पीछे स्पेसिमेन पेपर दिया है आइडेंटिकल है, यानी कि सेम है. तो यस, जो सिलेबस होता है और जो पेपर पैटर्न होता है वो क्लास 11th और क्लास 12th में क्वाइट सिमिलर होता है. जैसे आपका 9th और 10th में सेम होता था, राइट. 9th-10th में सेम पेपर पैटर्न होता था, तो डिफरेंस क्या होता था? जो डिफरेंस वहां होता था ना 9th और 10th के इंग्लिश लैंग्वेज में, वही डिफरेंस यहाँ 11th 12th में. ठीक है, यानी लेवल का डिफरेंस होता है बेटा. 11th क्लास में आप जो टॉपिक्स पढ़ोगे वो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट लेवल होगा, और जो 12th क्लास में जाके जो टॉपिक्स पढ़ोगे वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल होगा. वरना पेपर पैटर्न की बात करें तो क्वाइट सेम होता है. ठीक है, चाहे चैप्टर्स की बात करो, चाहे जो पेपर पैटर्न में जो ट्रांसफॉर्मेशन, प्रेपोजिशंस, FIB, ये जो मैं नाम ले रही हूँ वो आप लोगों के लिए नया नहीं होगा. ये आप क्लास 9th-10th ICSE में भी कवर करके आ रहे हो. तो बच्चा ट्रांसफॉर्मेशन, प्रेपोजिशंस वगैरह 11th क्लास में आपको थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट मिलेंगे, और यही चीजें आपका 12th में डिफिकल्ट हो जाती है थोड़ा सा. ठीक है, इसके अलावा जो चैप्टर्स होते हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस एंड ऑल, ये थोड़ा एक्सपेंड करके पढ़ा दिए जाते हैं 12th में. ठीक, इसके अलावा जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं डायरेक्टेड राइटिंग में. थोड़ी बहुत चीजें आपको 11th में पढ़ने को मिलेगी और थोड़ी बहुत चीजें आपको 12th में सिखाई जाएंगी. ठीक है, तो बहुत ही कम डिफरेंस होता है बेटा 11th और 12th की लैंग्वेज में. तो बच्चा अगर आपने 11th लैंग्वेज पूरे साल बहुत अच्छे से कमांड ले ली है तो आपको 12th में जाके मेहनत नहीं करना पड़ेगी. ओके, तो अब सीधे बात करते हैं कि आपके बुक में जो पीछे स्पेसिमेन पेपर दिया गया है उसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार बनाया गया है और यहाँ पे बोला गया है कि स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो काउंसिल ने जो इशू किया है स्पेसिमेन पेपर लेटेस्ट, उसको चेक करके इस पर ट्रस्ट करें. तो मैंने चेक कर लिया है, जो काउंसिल ने अपने वेबसाइट पर प्रोवाइड किया है ISC स्पेसिमेन पेपर, वो भी आपका ऐसे ही है. सेम तो नहीं है लेकिन पूरा पूरा ऐसे ही है, यानी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है, पूरा का पूरा पेपर रिटन है आपका. ठीक है, सब्जेक्टिव है आपका. तो आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है लैंग्वेज का. बाकी सब्जेक्ट्स की तरीके से 80 मार्क्स का पेपर सेट होता है. 20 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट के मिलते हैं. 20 मार्क्स का जो सेग्रीगेशन होता है वो भी आप सुन लीजिए, अभी से आपके दिमाग में होना चाहिए, पूरे साल क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए आपको कि मुझे 20 मार्क्स कहाँ से मिलने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. तो ये आपके बुक में साफ साफ दिया गया है. जो 20 मार्क्स आपको मिलेंगे, इसमें से 10 मार्क्स आपको वो टीचर देगा जो आपको पूरे साल लैंग्वेज पढ़ाता है. ठीक है, और जो बाकी 10 मार्क्स हैं वो विजिटिंग एग्जामिनर आता है, बाहर से जो एग्जामिनर आता है वो आपको 10 मार्क्स देता है. आपके स्कूल का जो टीचर होगा वो 10 मार्क्स लेगा लिसनिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स के बेसिस पे. लिसनिंग स्किल्स वो कैसे आपसे इवेल्युएशन करेगा, वो आपको कोई कॉम्प्रिहेंशन बोलेगा, छोटा सा पैसेज बताएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछेगा कि आप कितना एक्टिव लिसनर हो. उसके बेसिस पे आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे. उसी तरीके से स्पीकिंग स्किल्स चेक करेगा आपका अपना टीचर स्कूल का. ठीक है, वो आपको कोई टॉपिक देगा रैंडम. भाई मैंने जब लिया था बच्चों को तो 5 से 7 मिनट का टाइम दे दिया था पॉइंट्स लिखने का, तो उस पर बोलना होता है आपको. ठीक है, अब बोलने में भी आपको ये चीजें ध्यान रखनी होती है. आप देख सकते हो एक एक पूरे 5 मार्क्स का आपका स्पीकिंग स्किल्स होता है, इसमें से भी सेग्रीगेशन होता है, यानी जो टीचर आपको चेक करेगा वो ये सारी चीजें चेक करेगा. कंटेंट, यानी आप कितना अच्छा कंटेंट यूज कर रहे हो बोलने वक्त, फ्लुएंसी आप अटक तो नहीं रहे हो, वोकैबुलरी अच्छे वर्ड्स आप यूज कर रहे हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी ग्रामेटिकल आपका जो एरर नहीं होना चाहिए बोलने में, कॉन्फिडेंस लेवल आपका होना चाहिए आप जब बोल रहे हो. तो इस तरीके से आपका लिसनिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स के आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे. अब बच्चे जो 10 मार्क्स है वो जो विजिटिंग एग्जामिनर आपके 10 मार्क्स देगा वो आपकी राइटिंग स्किल्स के बेसिस पे देता है. ठीक है, राइटिंग स्किल्स वो ऐसे नहीं देगा कि जब आएगा जब आपसे बोलेगा ये मुझे लिख के दिखाओ, कुछ नहीं. आपको पहले से 10 मार्क्स के लिए एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार करनी पड़ेगी. बहुत बड़ी सी फाइल नहीं होती है बाकी सब्जेक्ट्स की तरीके से. एक आपको टॉपिक पे लिखना होता है. अब वो टॉपिक आप बोलोगे मैम कहाँ से टॉपिक यूज करेंगे, तो वो टॉपिक्स आपको
2 महीने पहले 3 महीने पहले बोर्ड एग्जाम से पहले आपको आपका जो टीचर होगा वो बता देगा, ठीक है। टीचर कैसे बताएगा, वो जो एग्जामिनर से कांटेक्ट होता है वो जो टॉपिक्स देगा उस टॉपिक में से एक चूज करना है आपको, तो उस पर एक आपको प्रोजेक्ट बनानी है, एक फाइल बनानी है आपको। उसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है आप देख सकते हो। 10 मार्क्स में भी सेग्रीगेशन है 2 मार्क्स का। प्रेजेंटेशन यानी आप हेडिंग्स सब हेडिंग्स पैराग्राफ में होना चाहिए, यानी कि आप फ्लो में लिखते चले जा रहे हो। 500 वर्ड लिमिट होती है। ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, यानी कि आप गूगल से कॉपी नहीं करोगे, किसी फ्रेंड का कॉपी नहीं करोगे, ठीक है। तो ओरिजिनलिटी के 2 मार्क्स होते हैं, ठीक। अगर आपको 10 में से 8 मार्क्स मिल रहे हैं तो हो सकता है कि आपने कॉपी किया हो, 2 मार्क्स वहां से आपके चले गए हो, ठीक। उसके बाद अप्रोप्रिएट लैंग्वेज का यूज करना है, सुटेबल टर्मिनोलॉजी। फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट पे लिख रहे हो तो इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं वो आपको यूज करने हैं, बहुत आम सी कम्युनिकेशन लैंग्वेज नहीं यूज करनी है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी कि देखने में पूरा लगे कि आपने कोई प्रोजेक्ट वाकई बनाया है, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, स्पीच नहीं दे रहे हो, ठीक है। स्ट्रक्चर आपका जो प्रोजेक्ट का होना चाहिए वो बढ़िया होना चाहिए। इसके अलावा 2 मार्क्स आपको मिलते हैं आपके राइटिंग स्किल्स का स्टाइल कैसे है। ल्यूसिड स्टाइल में, ल्यूसिड का मतलब होता है इजी टू अंडरस्टैंड, यानी आप बहुत भारी भरकम वोकैबुलरी मत यूज करिए कि रीडर को भी गूगल करना पड़े इसका मीनिंग क्या है, राइट। अच्छे वर्ड्स यूज करिए और आपका मैसेज रीडर तक, यानी कि विजिटिंग एग्जामिनर जब वो देखे तो उसको समझ आए कि आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक। तो इस तरीके से आपको स्टाइल अपना ल्यूसिड रखना है, दैट मीन्स इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो ये तो हो गए आपके 20 मार्क्स, ठीक है। अच्छा, अब जो 80 मार्क्स का पेपर आता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। 80 मार्क्स में आपको कुल 4 क्वेश्चन आने हैं, चारों क्वेश्चन कंपल्सरी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक कॉम्पोजिशन लिखने को आता है, जैसे आपको याद होगा 9th-10th में आप एक कॉम्पोजिशन लिखते थे, वहाँ पे आपको 5 चॉइसेस दी जाती थी। यहाँ 12th क्लास में आपको या 11th क्लास में आपको 6 चॉइसेस दी जाती हैं, ठीक। वहाँ भी कुछ पर्टिकुलर टाइप होता था 9th-10th में, यहाँ भी कुछ टाइप होता है कि आपको किस तरीके के कॉम्पोजिशन लिखने को आते हैं। तो पहला जो चॉइस होती है वो आपको मिलती है डिस्क्रिप्टिव ऐसे, कोई सिचुएशन आपको दी जाएगी उसको आपको डिस्क्राइब करना होगा, ठीक है। सेकंड होता है नरेटिव ऐसे, नरेटिव ऐसे यानी आपको नरेट करना होता है कोई इंसिडेंट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव ऐसे एंड नरेटिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव मतलब होता है यू आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट इंसिडेंट, ठीक है, आपने देखा है उसको तो आपको डिस्क्राइब करना है। लेकिन नरेटिव ऐसे क्या होते हैं जिसमें आप खुद रोल प्ले कर रहे हो उस इंसिडेंट में, इंपॉर्टेंट रोल वो भी, तो वो होता है डिफरेंस आपका नरेटिव ऐसे और डिस्क्रिप्टिव ऐसे में, ठीक है। थर्ड जो होता है वो आपका आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे होता है। एक स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा, या तो उसको आपको सपोर्ट करना है या उसके अगेंस्ट में लिखना है। ध्यान रखिएगा ये बात आपकी, एक ही चीज करनी होती है, तो सपोर्ट करिए या अगेंस्ट। बहुत सारी मैंने नोटबुक्स चेक करी हैं उसमें बच्चे दोनों लिख देते हैं, तो आप अगर दोनों लिख रहे हैं तो ऊपर आपने अगर अगेंस्ट में लिखा है तो वो अगेंस्ट ही चेक होगा, आपका फेवर वाला काट दिया जाएगा। फेवर में पहले लिखा है, अगेंस्ट नीचे लिखा है तो फेवर वाला ही पढ़ा जाएगा, यानी और लिखा है साफ साफ वहाँ पे, यानी आपको एक ही चीज करनी है, या तो सपोर्ट करिए उस स्टेटमेंट को कि राइट है वो चीज और अपने पॉइंट्स दीजिए वो क्यों आप कह रहे हो कि वो चीज सही है, या अगर आप उसको अगेंस्ट में बोल रहे हो तो पॉइंट्स आपको देने होते हैं। 4th नंबर पे आपको हमेशा जो चॉइस मिलेगी वो 1 वर्ड टॉपिक मिलेगा। देखिए ये जितनी भी चॉइसेस है ना वो हमेशा, आप कोई भी स्पेसिमेन पेपर उठा लो या कोई भी टेस्ट पेपर उठा लो, आप यही चॉइसेस आपको दी जाती हैं, यानी कि यही टाइप ऑफ चॉइस दी जाती है। तो 4th नंबर पे आपका 1 वर्ड टॉपिक आता है बच्चा, और मॉरल वैल्यूज आती हैं, होप, कॉन्फिडेंस, सैक्रिफाइस एंड ऑल, ठीक है। तो आपको उस पर लिखना होता है। अब चाहे उस पर आप स्टोरी बना के लिख दो, चाहे इसको डिस्क्राइब करो, ठीक है, ये आपके ऊपर है। 5th नंबर पे आपका जो इस साल से शुरू हुआ है वो नया 5th नंबर पे चॉइस है, वो ये कि एक स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा और उसके आगे लिखा होगा प्रेजेंट योर रिफ्लेक्शंस ऑन दिस स्टेटमेंट। रिफ्लेक्शंस का मतलब होता है थॉट्स, ये चीज इस बार से जुड़ी है, आप ध्यान रखिएगा। तो इस चॉइस में आपको वो एक प्रोवर्ब देंगे। प्रोवर्ब कहते हैं कोई एक ऐसा सेंटेंस जो सीख के काम आता है, जो मॉरल देता है, हमें कुछ समझाता है, ठीक है, उससे हमें कुछ सीखने को मिलता है उस पर्टिकुलर सेंटेंस से, तो उसको हम कहते हैं प्रोवर्ब, राइट। तो भाई प्रोवर्ब आपको दी जाएगी, जैसे यहाँ पे दिया गया बी द चेंज यू वांट टू सी, यानी जो चेंज आप दूसरों में देखना चाहते हो, अपने आसपास देखना चाहते हो, तो शुरुआत आपको अपने से करना चाहिए, आपको अपने अंदर वो चेंज पहले लाना चाहिए। तो इस प्रोवर्ब पर आपको अपने थॉट्स लिखने हैं, ठीक। तो ये आपका 5th नंबर का चॉइस है।
नाउ सिक्स्थ इज स्टोरी राइटिंग, और स्टोरी राइटिंग में आपको हमेशा एक बिगिनिंग सेंटेंस दिया जाएगा, राइट। तो एक शुरुआत का सेंटेंस आपको दिया जाएगा, और ये बहुत ही ज्यादा जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वही ये लिख पाते हैं, ठीक है। तो अब इन 6 चॉइसेस में आपको पिक कौन सा करना है, ये आप खुद डिसाइड करोगे, ठीक है, कि आप नैरेटिव ऐसे अच्छा लिख पा रहे हो कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे अच्छा लिख पा रहे हो, या आप मॉरल वैल्यूज वाला जो फोर्थ वाला टॉपिक है वो अच्छा लिख पा रहे हो। आप कैसे पता करोगे कि कौन सा आप पार्ट अच्छा लिख पा रहे हो? आप ना अभी 11th क्लास में अगर हो तो आप 3-4 पेपर के जो टॉपिक्स हैं, 3-4 एसेज लिख के दिखाइए, कॉम्पोजिशन लिख के देखिए अपने को, और ये देखिए कि जब आप नैरेटिव ऐसे लिख रहे हो तो आपको सोचना तो ज्यादा नहीं पड़ रहा है। आपको किस पर्टिकुलर चॉइस में जब आप लिखने बैठ रहे हो, किसमें ज्यादा सोचना पड़ रहा है और किसमें कम सोचना पड़ रहा है। तो जिसमें कम सोचना पड़ रहा है आप उसी को अपना एक एम बना लो कि हमेशा जब भी पेपर आएगा, चाहे वो हाफ ईयरली हो, थर्ड मंथली हो, कॉम्पोजिशन लिखने को जब भी आएगा मेरे को, तो मैं ये वाला पार्ट अटेम्प्ट करूंगा या करूंगी, ठीक है। तो कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है बेटा, आप 3-4 पेपर आप सॉल्व करिए। देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, 20 मार्क्स का है बच्चा, तो आप मेहनत तो बनती है। अब कुछ भी उड़ पटांग लिख के चले आओगे, आपको 8 से ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, 8 मार्क्स तो सबको मिल जाते हैं। तो भाई 12 मार्क्स आपका लॉस हो रहा है, तो कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना मेहनत। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप थोड़ा सा पहले से माइंड मेकअप कर लेना कि कौन सा पार्ट आपके लिए सुटेबल है। तो ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको एक कॉम्पोजिशन लिखने को आएगा 20 मार्क्स का, और वर्ड लिमिट होती है 400 to 450 वर्ड्स। आपको टाइम भी वो दे देते हैं कि 45 मिनट से ज्यादा आप इस क्वेश्चन पे स्पेंड मत करिए। अब आप खुद देखो कि 45 मिनट्स का मतलब है कि कितना वेटेज वाला क्वेश्चन है, तो वही प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। फिलहाल बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। ए वाला जो पार्ट है वो कभी भी कंफर्म नहीं रहता है, कुछ भी पूछा जा सकता है इन टॉपिक्स में से। आर्टिकल राइटिंग, बुक रिव्यू, फिल्म रिव्यू, रिव्यू ऑफ कल्चर प्रोग्राम, स्पीच राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, पर्सनल प्रोफाइल, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, 15 मार्क्स का आता है। तो कंफर्म नहीं होता है, किसी साल आर्टिकल राइटिंग आ जाता है तो किसी साल फिल्म रिव्यू आ जाता है। अगर आप मुझसे ये पूछते हो कि मैम ज्यादातर आने के क्या चांसेस हैं, तो मैं आपको बताती हूँ 4 चीजें आप तैयार कर लेना। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो गया, पर्सनल प्रोफाइल हो गया, बुक रिव्यू, फिल्म रिव्यू, ये 4 आपके घुमा फिरा के फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोफाइल और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे मैंने वीडियोस बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना, ठीक है। तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म नहीं होता है, तो आपके पास यार 2 साल है, पूरा 11th पढ़ा है, पूरा 12th पढ़ा है। एक पर्सनल प्रोफाइल रट लो, एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस याद कर लो, आर्टिकल राइटिंग एक पकड़ लो, बुक रिव्यू, फिल्म रिव्यू, ठीक है। बच्चा आपको अगर देखिए इंग्लिश में ही अपना करियर बनाना है, तो आप अपने से फिल्म रिव्यू लिखना पसंद करो, बुक रिव्यू अपने से लिखो, पहले पढ़ो फिर लिखो। अगर आप भाई नहीं करना चाह रहे हो ना अपना करियर इंग्लिश में, तो आपको सिर्फ 15 मार्क्स चाहिए, तो उस हिसाब से आप एक एक तैयार कर लो, रट लो उसको। एक बार रटोगे आपको वो पूरे साल काम आएगा, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करते रहना, अंडरस्टैंडिंग। तो भाई 15 मार्क्स के लिए आपको सारी जो चीजें हैं एक एक बार आप पूरे साल, एक महीने आप कुछ तैयार कर लीजिए। इसको याद करने में कितना टाइम लगेगा, अगर आप 20 दिन भी ले लेते हो तो आपको लगभग 3-4 महीने में सारे टॉपिक्स अच्छे से तैयार हो जाएंगे, और जिसकी लर्निंग पार्ट बहुत अच्छी है तो वो जल्दी तैयार कर लेगा सारे टॉपिक्स। अब यहाँ कुछ जो स्टूडियस बच्चे होंगे ना, जो पढ़ाकू टाइप, वो यहाँ पे कमेंट मार सकते हैं मुझको कि मैडम आप याद करने को बोल रही हैं, ये सब तो खुद से लिखा जाता है। बेटा खुद से लिखा जाता है तो आप खुद से लिखो, मैं मना नहीं कर रही हूँ। मैं बात ये कर रही हूँ कि भाई आपके पास मैथ्स भी है, बायो वाले बच्चे बायो भी पढ़ते हैं, भाई कॉमर्स वाले बच्चे को कॉमर्स भी लगानी होती है, तो बोले मिला के अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको रट लो, तैयार कर लो, क्योंकि 15 मार्क्स की बात है भाई, ठीक। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट आएगा बच्चा, वो हमेशा प्रपोजल राइटिंग आपको लिखने को आएगा। ओके, प्रपोजल राइटिंग क्या होता है इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, और बहुत इजी होता है। आपको याद होगा 9th-10th में आप नोटिस राइटिंग लिखते थे, आपको लिख लिख के कितनी प्रैक्टिस हो गई थी, पूरे 5 मार्क्स आप लेके जाते थे। वही प्रपोजल राइटिंग में होता है, पूरे 10 मार्क्स मिलते हैं इसमें, अगर आपने वाकई सही लिखा। तो 3 चीजें होनी चाहिए इसमें, हेडिंग, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, लिस्ट ऑफ मेजर्स। मैंने खुद ही बच्चों को 10-10 मार्क्स, 9-9, 8-8 मार्क्स दिए हैं इसमें, बहुत इजी होता है। एक बार आप वीडियो देख लेना, आपको प्रपोजल राइटिंग प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, अब ये 15 मार्क्स का होता है ए वाला, और बी जो पार्ट है वो 10 मार्क्स का होता है, यानी टोटल ये जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो 25 मार्क्स का होता है, ठीक है। और इस पर आपको स्पेंड कर रहे होते हैं 55 मिनट्स, यानी मोर देन क्वेश्चन नंबर 1।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 टोटल 15 मार्क्स का आता है और इसमें केवल आपसे ग्रामर पूछी जाती है। ग्रामर पूछने का तरीका भी फिक्स्ड है। आपको 5 मार्क्स का ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाता है, 5 मार्क्स के आपको प्रेपोजिशंस एंड फ्रेजल वर्ब्स पूछी जाती हैं और बचे 5 मार्क्स का आपसे FIB पूछा जाता है, जो कि आप क्लास 9-10 में भी देखते हो। ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन पे कमांड करने के लिए आपको कई सारे चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, जैसे टेंसेस हो गया, कंडीशनल सेंटेंसेस हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। अब आप सोचोगे मैम 5 मार्क्स के लिए इतनी मेहनत कौन करेगा? तो बेटा जब आप स्पेसिमेन पेपर लगाना स्टार्ट करोगे तो 5 ट्रांसफॉर्मेशन के जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें से आप 2 कर लोगे, 3 कर लोगे, 2 में आप अटक जाओगे हमेशा। ठीक है। और कोई चॉइसेस इस बार नहीं आने वाली है, आपको रीराइट करना है, खुद से सेंटेंस बनाना है पूरा। तो बच्चा इतनी ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं, मैंने खुद नोटबुक चेक करी और भी अच्छे बच्चों की जो लिटरेचर में पूरे 90 अबव मार्क्स लेके आते हैं, उनके जो लैंग्वेज में रह जाते हैं वो 70 अबव रह जाते हैं। क्यों? लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड लैक ऑफ सिंसियरिटी। तो बेटा आपको कमांड करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन पर मैंने एक प्लेलिस्ट पहले से बना रखी है। तो सबसे पार्ट 1 में मैंने आपको बताया है क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स कवर होने चाहिए। कई सारे टॉपिक्स को मैंने कवर भी किया है और बच्चे टॉपिक्स पढ़ना नहीं चाहते हैं, सीधे एग्जाम्पल्स के जरिए सीखना चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, तो उनके लिए भी मैंने कई सारी वीडियोस बनाई है जिसमें मैंने सिखाया है कि ऑल्दो कैसे यूज करते हैं, स्पाइट ऑफ कैसे यूज करते हैं, स्पाइट ऑफ डिस्पाइट में क्या डिफरेंस होता है, ऑल्दो के और क्या क्या सब्स्टिट्यूट होते हैं। बहुत अच्छी मैंने वीडियोस बनाई है, तो आप उसको देख लीजिएगा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जो नेक्स्ट 5 मार्क्स आपके आते हैं वो आते हैं प्रीपोजिशंस एंड फ्रेजल वर्ब से। बेटा प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है। मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, बहुत सारी मैंने वीडियोस बनाई हैं प्रीपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब पे, और मेरे चैनल पर जो आपको प्रीपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब्स की वीडियोस मिलेंगी बच्चा, मैंने ज्यादातर यानी कि 85% जो कंटेंट उठाया है वो टोटल इंग्लिश से ही उठाया है, चाहे वो 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो। ICS एंड ISC की ही प्रीपोजिशंस एंड फ्रेजल वर्ब्स मैंने कवर करी हैं। थोड़ी बहुत वीडियोस पे है जिसमें मैंने पूरी इसे मेक के सारे फ्रेजल वर्ब्स बता दिए हैं, कट के सारे फ्रेजल वर्ब्स बता दिए, वो डिफरेंट है आपके, अलग से मैंने बताया है क्योंकि वो कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी तो मैंने उस पर बनाया था। तो फिलहाल आप सारी वीडियोस को देखते रहिएगा पूरे साल। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मुझे व्यूज चाहिए, नॉट एट ऑल, पहले से ही अल्हम्दुलिल्लाह व्यूज बहुत हैं, लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ कि आपको अगर कमांड करना है तो वो जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है उसमें आपको टोटल इंग्लिश के ही एग्जाम्पल्स मिलेंगे और फ्रीक्वेंटली वही घुमा फिरा के फ्रेजल वर्ब्स एंड प्रपोजिशंस पूछी जाती है। अगर 10 आ रही तो 10 में से आपको 3 या 4 रिपीटेड मिलेंगी, 6 आपको नहीं मिलेंगी, और नए में से भी आपकी ऐसी होगी कि जो आप 3 या 4 कर ले जाओगे। 10 में से 2 या 3 आपके 11 12 चाहे आप 11th में हो 12th में हो, ऐसी जरूर आती हैं जो नहीं होती हैं आपके लिए। यानी वो आपको ये सिखाना चाहती है कि देखो भाई प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब्स पे अभी तुम्हारा कमांड नहीं हुआ है, 2 या 3 अभी तुम्हें नहीं आती है। ये टीचर्स के साथ भी होता है, यानी हम टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो जब सॉल्व करने बैठते हैं तो कुछ हम लोगों को आ जाती है, कुछ हम लोगों को मेहनत करना पड़ती है। जब टीचर्स को मेहनत करना पड़ रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए फ्रेजल वर्ब्स एंड प्रेपोजिशंस पर, तो फिर आपको तो करनी है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का आता है वो FIB आता है। FIB की क्या स्ट्रैटेजी होती है, कैसे सॉल्व किया जाता है, इस पर भी मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। पार्ट 1 में स्ट्रैटेजी को कवर किया है। इनफैक्ट जितने वीडियोस बनाए उसमें मैं आपको समझाती हुई चलती हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाता है, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब कब ली जाती है, मतलब एक फॉर्म ऑफ वर्ब में बहुत देर तक डिस्कस करती हूँ ताकि बच्चों के दिमाग में उतार पाऊँ कि कहाँ इंडेफिनिट टेंस यूज करना है, कहाँ कॉन्टिन्यूअस यूज करना है, कहाँ पे हैज सेट फॉर्म यूज करनी है। तो बच्चा जो प्लेलिस्ट है ना FIB की वो आप देख लीजिएगा, स्ट्रैटेजी और फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पे कमांड के लिए। और इस क्वेश्चन पे आपको स्पेंड करने होते हैं 30 मिनट्स, यानी कि 3 पार्ट्स होते हैं और तीनों पार्ट्स में आपको 10 मिनट्स आपको देने होते हैं, 30 मिनट्स। अब वो बात अलग है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप ज्यादा मिनट दे दीजिए, किसी को कम दे दीजिए। तो कुल मिला के 15 मार्क्स के लिए आपको 30 मिनट्स स्पेंड करने होते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि है कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्या स्ट्रैटेजी होती है, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। मैं यहाँ रिपीट करूंगी तो कोई फायदा नहीं है, पूरा बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है कि कैसे पूछा जाता है कॉम्प्रिहेंशन, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा वही क्वेश्चन आते हैं हमेशा, कोई नए नहीं आते हैं, यानी पैटर्न होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी। वीडियो का लिंक मैंने दे रखा है कॉम्प्रिहेंशन का भी डिस्क्रिप्शन पे, आप उसको भी विजिट कर लीजिएगा।
ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, और इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जितने ज्यादा व्यूज होंगे उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि बच्चे और ज्यादा कंटेंट चाह रहे हैं 11-12 आईसी वीडियोस के लिए। तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और शेयर करिए, और वाकई आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए।